आज बेटा शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। और थोड़ा बहुत आपने इसे क्लास 10th में पढ़ा होता है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि केमिकल बॉन्ड क्या है। फाइन। तो अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो एक अट्रैक्टिव फोर्स जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, जैसे एटम हो गए, आपके आयंस हो गए, इनको होल्ड करे। हाँ, तो क्या लिखेंगे? attractive force which holds various constituent। तो ये आपका कहलाएगा केमिकल बॉन्ड। होल्ड करना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल लिखिए। तो अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम सिंपली लिख सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एटम्स और आयंस एक्सेट्रा। ठीक है। यहां पे ध्यान रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंस है इस होल्ड्स पे। होल्ड करना जरूरी है। और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेप्ट हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। हाँ, इनको छोड़ के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। एक्सेप्ट हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऑल एलिमेंट्स। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। ये जो वहां पे जो इनर्ट गैसेस इनके बाद है ना, वो भी बनाती हैं, वो भी देखेंगे। सो ऑल एलिमेंट्स फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये केमिकल बॉन्ड बनते क्यों हैं? क्या जरूरत है इनको बनाने की? फाइन। तो आप कह सकते हैं भाई वाई, ये केमिकल बॉन्ड बना तो क्यों बना? क्यों बनता है ये? स्टेबिलिटी के लिए। हमने आपसे कहा था हर कोई क्या करना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। तो हर एटम या हर आयन जो भी आप कहें वो क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। तो वाई पे आप लिख सकते हैं फॉर स्टेबिलिटी। तो बॉन्डिंग क्यों होती है? बॉन्डिंग होती है स्टेबिलिटी के लिए। ये सारी चीजें आपने क्लास 10th में थोड़ा बहुत इनका बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। अच्छा, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी का मतलब होता है लोअर एनर्जी। ठीक है। हाँ, तो आप चाहें तो लिख लीजिए स्टेबिलिटी मींस लोअर एनर्जी। स्टेबिलिटी मींस लोअर एनर्जी। तो हर कोई अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है, चाहे वो एटम हो चाहे वो आयन हो। अगर लोअर एनर्जी पॉसिबल है तो वहां चला जाएगा। हम भी करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हैं। ठीक। तो स्टेबिलिटी का मतलब है लोअर एनर्जी। तो आप इसको अगर चाहें मैथमेटिकल फॉर्म में तो आप ऐसे लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ओके। अच्छा, एक और तरह से भी इसको लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्स। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? कोई भी दो एटम है, अगर उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स है, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो सब कॉमन सेंस की चीजें हैं। देखिए, आपको बस ये एक बार समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं रिपल्सिव फोर्स के बारे में बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा, हाँ, जितना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स या रिपल्शन फोर्स कह लीजिए, उतना कम स्टेबिलिटी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात। तो ये बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। एक पॉइंट और है बहुत इंपॉर्टेंट, ये वैसे तो आप सबको याद होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये ध्यान रखना बेटा। जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? बॉन्ड बन क्यों रहा है? स्टेबिलिटी के लिए। लोअर एनर्जी पे जा रहा है, तो हायर से लोअर पे जाओगे तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको क्या करोगे? रिलीज करोगे। ठीक है। हाँ, अभी हमने किसके टर्म्स में देखा था? एटम के टर्म्स में। हाँ, यहां पे एटम के टर्म्स में। इससे पहले हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ना, उसमें क्या देखा था? वो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा था।
उसको भी तो स्टेबिलिटी चाहिए थी, तो वो क्या कर रहा था, वो एनर्जी को एमिट कर रहा था, और जब उसको एनर्जी मिल रही थी तो वो एक्साइट हो रहा था। टर्म्स सारे सेम है, वहां इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात हो रही थी, यहाँ पे एटम के टर्म्स में बात हो रही है। समझ में आया? अब बॉन्ड फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ध्यान रखना बेटा, एनर्जी रिलीज होगी जब भी बॉन्ड बनेंगे। फाइन, आप बिल्कुल ब्रैकेट में लिखिए, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बेटा केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए कुछ थ्योरीज को हमें पढ़ना पड़ेगा, जिनमें से एक थ्योरी थोड़ी बहुत आपने इंट्रोडक्शन उसका हुआ है, कोजल लुइस अप्रोच उसे कहते हैं। तो पहले लिख लीजिएगा, टू अंडरस्टैंड chemical bonding, four main theories are there. हाँ, पहली लिखिएगा कोजल लुइस अप्रोच। कोजल लुइस, लेविस स्ट्रक्चर पढ़े थे ना 10th में, यही थे। तो कोजल लुइस अप्रोच। सेकंड लिखिएगा VSEPR, VSEPR थ्योरी। हाँ, पूरा नाम भी लिखा रहा हूं अभी इसका, लिखिएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। नाम से कुछ क्लियर हो रहा है? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, हाँ, वहां रिपल्शन। ओके, तो VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे। फिर एक थ्योरी आएगी VBT, वैलेंस बॉन्ड। हाँ, आगे इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है, और ये 4 थ्योरीज अगर आपने पढ़ ली तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। और फिर है आपका MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब इनमें से ये दोनों थ्योरीज आपकी कहलाती हैं मॉडर्न थ्योरी। VBT और MOT ये मॉडर्न थ्योरी है, और कोजल लुइस अप्रोच और VSEPR, क्योंकि अभी अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो आप 10th में भी पढ़ के आए हैं उसमें से कोजल लुइस अप्रोच हर एक को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, सारे स्ट्रक्चर जो दिए हुए हैं। हाँ, तो ऑल्दो वो काम करती है, आपने जितना 10th में पढ़ा, जितने भी स्ट्रक्चर आपने पढ़े थे वो सब आपने इसी बेसिस पे पढ़े थे, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे थे जिन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, तो फिर हमें फर्दर मोर थ्योरीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो हेडिंग डाल लीजिए, कोजल लुइस अप्रोच। तो लुइस ने कहा कि भाई जितने भी हमारे एटम होते हैं, ऑल्दो न्यूट्रल एटम स्टेबल होते हैं, बट वो क्या करना चाहते हैं, वो स्टेबल और ज्यादा होने के लिए जो आपके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, इसीलिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो पूरी जो लेविस अप्रोच थी वो इसी पे थी। तो आप चाहें तो बिल्कुल लिखिए, Lewis postulated that atoms achieve the stable octet when they are linked by chemical bonds. तो इसमें एक टर्म आ रहा है बेटा, स्टेबल ऑक्टेट। इस स्टेबल ऑक्टेट का मतलब होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास कोई एटम है, तो इस एटम में आपके पास एक न्यूक्लियस होगा, फाइन, और
फिर हमारे पास कुछ शेल्स आएंगे। ओके, ये हमारे शेल हो गए, 1 2 3 आप कह सकते हैं। चलिए, ओके, तो सपोज इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2, ठीक है, और यहां पे और दे देते हैं आपको 1 2 3 4 5, इसमें 8 मैक्सिमम हो सकते हैं। ओके, एक और शेल ले लेते हैं। तो हाँ, ये आप सब बना सकते हैं, पहले भी आपने खूब बनाए हुए हैं। इसमें आपको चलिए 1 दे देते हैं, 2 कितने भी दे सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन, जितने उसकी कैपेबिलिटी है वहां पे उतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी हम 1 ले रहे हैं। अब बेटा समझिएगा कि आपके पास ये जो सिस्टम है, ये ग्रीन कलर से जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपका इनर्ट गैस सिस्टम है। जब हमने लिखा था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब भी हम वो इनर्ट गैस के बाद लिख दिया करते थे, याद आया? ओके, तो इसको कहा जाता है कर्नेल। लिखिएगा, ये नई चीज है। हाँ, इसको आप कहते हैं कर्नेल। और जो बाहर आपका शेल दिख रहा है, ये आपका कहलाएगा आउटर शेल। बात समझ में आई? तो हमारे पास एक कर्नल है, एक आउटर शेल है, ठीक। ध्यान रखिएगा बेटा, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो केवल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इन बॉन्ड फॉर्मेशन इनको क्या कहा जाता था, याद है? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पढ़ा था आपने। हाँ, वैलेंशियल भी कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। तो इन बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, in bond formation only outer shell electrons take part, और इन्हीं को आप कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये जो थ्योरी है ये आपकी कोजल लुइस अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो जब उन्होंने ये थ्योरी दी तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि अब आपको जब सिंबल लिखने हो तो आप एलिमेंट लिखिए और उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको शो कर दीजिए। पूरे सारे इलेक्ट्रॉन्स को शो करने की जरूरत नहीं है। तो इसको उन्होंने कहा लेविस सिंबल। लेविस सिंबल किसी भी एलिमेंट के लिए क्या आएगा बेटा? हाँ, इट रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय डॉट्स, ऐसे लिख लीजिए। लेविस सिंबल रिप्रेजेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय डॉट। हाँ, कई बार क्रॉस से भी दिखाते थे, बट स्टैंडर्ड डॉट था। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं सेकंड पीरियड एलिमेंट की, ठीक है, चलिए सेकंड पीरियड एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट कौन सा है? लिथियम। तो लिथियम अगर आप देखेंगे तो आप Li लिखेंगे और एक आप इस तरह से डॉट दिखा देंगे, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आया? फर्स्ट ग्रुप का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होगा, ये आपने दिखा दिया। सेकंड की अगर आप बात करेंगे तो Be। ओके, अब आपके पास यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आप इन दोनों को कहीं पे भी दिखा सकते हैं, हमने एग्जैक्टली अपोजिट दिखाया, थोड़ी सिमेट्री बन जाए तो अच्छा रहता है। ओके, अब थर्ड की आप बात करेंगे तो बोरॉन। बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, टोटल 3 नहीं है भाई, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाँ ध्यान रखिएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखा दीजिए आप। क्लियर है? चलिए, कार्बन की बात की तो कार्बन में आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। इसी तरह से आप नाइट्रोजन की बात करेंगे तो आप 5 दिखाएंगे, तो 1 1 1 इस तरह से 5 दिखा दिए। ये सारे काम आपने क्लास 10th में भी किए हुए हैं। तो ऑक्सीजन दिखाएंगे तो 6 हो जाएंगे, इस तरह से आप 6 इलेक्ट्रॉन, 2 को पेयर में दिखाया, हाँ 2 पेयर दिखा दिए, एक सिंगल सिंगल रख दिया। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि पेयर आपके एग्जैक्टली अपोजिट हो, कहीं पे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर आप बात करेंगे फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन में आपके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपका फ्लोरीन हो गया। और फिर आप दिखाएंगे नियॉन, तो नियॉन में आप कहेंगे आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
क्लियर है? तो ये आपके लेविस सिंबल हो गए। अब ये किसी के लिए भी आप, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, आपको पता है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आप लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा केवल आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है। अब बेटा ध्यान रखिए एक और टर्म यूज होता है, दैट इज नोन एज ग्रुप वैलेंसी। हाँ, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ग्रुप वैलेंसी क्या होती है? या तो नंबर ऑफ डॉट्स या 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स। तो ग्रुप वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स। हाँ, लेकिन साथ में एक ये भी लिख लेना, और 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स। जैसे आप n की बात करेंगे तो 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। O की बात करेंगे तो 2 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। ठीक है, 6 डॉट्स हैं तो 6 या 8 माइनस 6 2 भी हो सकते हैं। तो ये आपको अभी ध्यान रखना है। तो लेविस ने बेटा ये सारी बातें कही थी। अब कोजल ने उसमें कुछ फैक्ट्स को और आप ये कह सकते हैं कि इंक्लूड किया। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे? आप इसको ऐसे लिख लीजिए, कॉजल पुट फॉरवर्ड फॉलोइंग फैक्ट्स। तो इन फैक्ट्स की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है ना, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस, ध्यान से सुनिएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स के बीच में अगर आप बात करें, एक्चुअल में बीच में नहीं होते बट उनको सेपरेट किया गया नोबल गैसेस से। भाई एक 17 ग्रुप है, एक फर्स्ट ग्रुप है, और उनके बीच में 18th या 0 ग्रुप आता है। समझ में आया? ओके। तो उन्होंने क्या कहा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय नोबल गैसेस इन पीरियोडिक टेबल। पहला फैक्ट ये था। पहला पॉइंट समझ में आ गया? इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, उन्होंने ये एक फैक्ट रखा, भाई ऐसा है। ओके, अब ऐसा है तो क्या हुआ? उन्होंने कहा भाई एल्कली मेटल क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन को और पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेता है, और हेलोजन क्या करता है, गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन को और नेगेटिव आयन फॉर्म कर लेता है। अब क्योंकि आप ये 10 से पढ़ के आ रहे हैं, आप कह रहे हैं सर इसमें क्या है, बट कोजल साहब ने इनिशियली इस चीजों को डिफाइन किया था। भाई एल्कली मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और पॉजिटिव आयन बनाया, हेलोजन ने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया और नेगेटिव आयन बनाया, और दोनों ने ही क्या किया, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। समझ में आ गया? तो लिख लीजिए थर्ड पॉइंट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस does achieve ओके ऐसे मत लिखे, thus formed, negative and positive ion thus formed attain stable noble gas इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, NS2NP6। फाइन, बट प्लीज ध्यान रखिएगा यहां पे एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन कौन है, हीलियम। तो जो हीलियम को अचीव करेगा वो NS2NP6 थोड़ी हो जाएगा। और इसी को आपने क्या नाम दिया था, ऑक्टेट रूल। तो ध्यान रखिएगा ये यूनिवर्सल नहीं है, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल। हाँ लिख लीजिए इसको स्टार के साथ, इज नॉट यूनिवर्सल। ये बात समझ में आ रही है? अरे हाइड्रोजन को देख लो ना, हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है, एक और का गेन करेगा, हीलियम बनाएगा, तो ऑक्टेट रूल कहां फॉलो हुआ, वहां तो ड्यूप्लेट बना।
ऑक्टेट नहीं बना ना, 8 नहीं हुए, 2 है, तो उसको ड्यूप्लेट कहते हैं। तो यूनिवर्सल नहीं है, हर एक के लिए ट्रू नहीं है। वेरी गुड। और नेक्स्ट लिखिएगा, लास्ट पॉइंट जो है, अब भाई आपका नेगेटिव भी बन गया, पॉजिटिव भी बन गया, ये स्टेबिलिटी भी आ गई इनके पास, लेकिन क्योंकि इनके पास चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ये दोनों पास पास आए, कौन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, तो ये एक दूसरे को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और होल्ड करेंगे एक दूसरे को। समझ में आया? एक चीज का बेटा ध्यान रखिएगा कि सपोज आपके पास ये एक आयन है और इस पे लेड से पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका कुछ सरफेस एरिया होगा, इसकी कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उतनी चीज अनस्टेबल होगी। तो हर कोई क्या करना चाहता है, मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाए। ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, ठीक। या ये कह सकते हैं कि कोई अपने पास चार्ज नहीं रखना चाहता, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्टेबिलिटी के लिए इनके पास चार्ज आया था, लेकिन अगर इन्हें मौका मिलेगा तो ये क्या करेंगे, ये इस चार्ज को खत्म करना चाहेंगे या कम करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए मेरे पास एक नेगेटिव आयन है, दोनों स्टेबल थे। देखिए ये सब हुआ क्यों था, पॉजिटिव आयन क्यों बना था, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए थी, वो स्टेबल था, ये भी स्टेबल था। लेकिन जब दोनों पास आए, जब दोनों पास आए, तो इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, इनके बीच एक इंटरैक्टिव फोर्स आया और इसने बना दिया बॉन्ड। यही है आपका बॉन्डिंग फोर्स। क्लियर? तो यस, फोर्थ पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो उसको कैसे लिखेंगे, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, लिखिएगा द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस are stabilized by electrostatic attraction। अभी हमने बात की थी, स्टेबिलिटी जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बीच हुआ, आयंस के बीच, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, आयनिक बॉन्ड। तो ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, ये है हमारा आयनिक बॉन्ड। 3 टाइप के बॉन्ड आपने पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड भी आप कहते हैं। तो पहला बॉन्ड जो है वो समझ में आया कि कैसे फॉर्म हुआ। ओके, तो आयनिक बॉन्ड आप क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन आयंस, ठीक है। एक और नाम है इसका, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो एक छोटा सा इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि भाई Na है, ठीक, Na में टोटल कितने, अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। तो आप कहेंगे सर नियॉन, नियॉन और 3s1 Na प्लस 3s1 ऐसे लिख दूं। अच्छा, और क्लोरीन को जरा देखो भाई, क्लोरीन को देखो तो क्या होगा, नियॉन 3s2 3p5, ये हो गया। ये समझ में आया बेटा, ये आपका कर्नल है। ओके, अब क्या होता है भाई, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है ना, देखिए एक इलेक्ट्रॉन, ये इस इलेक्ट्रॉन से निजात पाना चाहेगा, कहेगा भाई तू चले जा, मैं स्टेबिलिटी चाह रहा हूं, मैं उसकी तरह बनना चाह रहा हूं। किसकी तरह,
हाँ, नियॉन की तरह। क्यों बनना चाह रहे हैं? तो वो स्टेबल है। अब जैसे आप गांव मोहल्ले में रह रहे हो, तो कोई आपके लिए कोई स्टूडेंट है, सपोज किसी को आप में से पता चला कि भाई मेरे जो घर के बगल में रहता है उसका सिलेक्शन आईआईटी में हो गया, ठीक, तो क्या होगा? अगर आप उस लाइन में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसकी तरह बनना चाहेंगे। चलिए इसको छोड़िए, अभी इंडिया में अगर आप बात करें, ठीक है, तो आप किसकी तरह बनना चाहेंगे? हाँ, कोई कहेगा मैं किसी एक्टर की तरह बनना चाहूंगा, कोई कहेगा मैं भाई जो सबसे रिच है मुकेश अंबानी की तरह बनना चाह, अपने अपनी चॉइसेस हो सकती है। बट अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड की बात करें, ठीक, सपोज आप म्यूजिक में कहें, तो आप म्यूजिक में किसकी तरह बनना चाहेंगे? तो भाई जो सबसे ज्यादा फेमस स्टेबल होगा उसी की तरह बनना चाहेंगे। बात समझ में आई? तो यहां पर, ठीक है, अच्छा, सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस आप पे किसका होगा? जो आपके क्लोजेस्ट होगा उसको देखोगे ना, यार इसकी तरह मैं बन सकता हूं। हाँ, मान लीजिए आपकी जेब में अभी 10 रुपए हैं, आप चाहते हो कि मेरे पास, अब दिन भर आप जो है घूम रहे हो, तो आपने देखा कि भाई अरे यार, अच्छा इसके पास लाख रुपए हैं, तो आप क्या चाहोगे? मेरे पास भी 1 लाख रुपए हो जाए। हाँ, आप सीधे अंबानी को नहीं देखोगे, आप उसको थोड़ी देखोगे। आपको पता ही नहीं, वो यही नहीं पता उसमें जीरो कितने हैं जितने उसके पास पैसे हैं। हाँ, वो लाख वाला बगल में बैठा हुआ, उसके बाद दिख रहा है, गड्डी दिख रही है आपको, आप चाहोगे इतने मेरे पास हो जाए। ठीक है, तो जो सबसे क्लोजेस्ट होगा आप उसको अचीव करना चाहोगे, पहली चीज जो है आपकी। बात समझ में आई? तो भाई सोडियम क्या चाहेगा? सोडियम के क्लोजेस्ट कौन सी इनर्ट गैस है? तो सोडियम इन्फ्लुएंस्ड होगा भाई इससे, कहेगा भैया मैं ये करना चाहता हूं, ठीक है, मैं इसकी तरह बनना चाहता हूं। क्यों? वो हीरो है वहां का, इनके मोहल्ले का हीरो ये है, ठीक है, तो इन्होंने कहा भाई हम बन जाते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा भाई हम बन गए Na+। हाँ, नियॉन थोड़ी बन जाएंगे, रहेंगे तो सोडियम ना, प्रोटॉन थोड़ी कर दे, इलेक्ट्रॉन वाली बाहरी चीज दिखा दी। अरे अंदर से तो वही रहोगे, नाम तुम्हारा थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो बने तो वही रहोगे। ठीक है, हाँ, आपका जो इफेक्ट है, ऑरा है, वो आप उसकी तरह बना लेंगे। तो आप इलेक्ट्रॉन बाहरी से तो चेंज कर सकते हैं, तो एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को चेंज कर देगा। ठीक है, +1 इलेक्ट्रॉन ये इसने यहां से रिलीज कर दिया, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका बन गया नियॉन का। कहानी समझ में आई? अच्छा जी, क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन के पास कौन है? नियॉन थोड़ी है। यस, ये आर्गन बनना चाहेगा, तो ये क्या करेगा? ये कहेगा +1 इलेक्ट्रॉन, ये +1 इलेक्ट्रॉन, और ये बना देगा Cl-। बात समझ में आई? तो ये बना आपका आर्गन। ठीक है, अब बेटा ये जो दो बने हैं आपको यहां देखिए, इस पे है पॉजिटिव चार्ज और ये है आपका नेगेटिव चार्ज। नहीं नहीं, ये देखिए बेटा, ये मैंने एरो इधर लगाया हुआ है, Na में से Na+ इलेक्ट्रॉन। हाँ, आप इलेक्ट्रॉन उसी साइड लेके आएंगे तब माइनस होगा, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तब माइनस होगा। मैंने उसे राइट हैंड साइड रखा है। बात समझ में आई? एक में इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड है, एक में लेफ्ट हैंड साइड है, आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। आप Na-, बट इजी क्या रहेगा? आप दिखा रहे हो ना कि वो रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और ये गेन कर रहा है। भाई इस केस में आप लिखोगे ये गेन कर रहा है, और इस केस में आप लिखोगे ये रिलीज कर रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड में ले जाके लिखना चाहते हो तो Na- इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, बिल्कुल उसमें कोई गलती नहीं है, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। क्लियर है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब क्या होगा बेटा? अब आपके पास ये दो आपको आयंस दिख रहे हैं, और ये आयन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। क्यों?
बिकॉज इनमें अपोजिट चार्ज है और ये हमें पता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं? वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहते हैं। रूल तो वही है, तो सारा का सारा खेल वहीं पे आया। ठीक है, ओके। अब एक टर्म इसमें आता है इलेक्ट्रोवैलेंस। इलेक्ट्रोवैलेंसी भी आप कह सकते हैं, चलिए इलेक्ट्रोवैलेंसी लिख लीजिए, इलेक्ट्रोवैलेंसी। So number of unit charge on the ion. क्लियर? तो ये आपके कुछ टर्म्स हैं जो आगे यूज में आएंगे, तो वो मैं साथ साथ लिखाते चल रहा हूं। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी दैट इज नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन द आयन, जैसे Na पे +1 है, Cl पे -1 है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कि भाई आयनिक कंपाउंड जब फॉर्म होते हैं तो इनकी कंडीशन क्या होती है। कई बार ये स्कूल में इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, ऐसा नहीं कि कंपटीशन में नहीं मिलेंगे, बिल्कुल आपको वहां पे मिलते हैं, बट वहां पे आपको स्टेटमेंट्स दिए होते हैं और सारे के सारे लगभग एक से रहते हैं। ठीक है, तो कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अच्छा, अब इसको ये आयनिक कंपाउंड्स लिख लीजिए, आयनिक कंपाउंड्स लिख लीजिए। कैसे आयनिक कंपाउंड बनेंगे? अब ये बड़ी कॉमन सेंस की चीज है। हाँ, आयनिक बॉन्ड क्यों बन रहे हैं? एक आपका पॉजिटिव आयन आ रहा है, एक आपका नेगेटिव आयन आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर हम ऐसा कहें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए जो कंबाइन कर रहे हैं उनके बीच, कह सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट लिखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between two combining elements must be large. ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा होना चाहिए। जैसे HF की आप बात करें, NaCl की आप बात करें, ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि आप उसे याद भी रखेंगे, याद है? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको याद हो तो 1 और 3.5, अगर ऐसे आप जाएं 1 से 4 जाएं या 0.5 से 4 जाएं तो डिफरेंस 3.53 का आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, ये हमने पहले पढ़ा है, अभी दिखाएंगे आपको आगे, इसमें बहुत यूज में आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू कंबाइनिंग एलिमेंट्स मस्ट बी लार्ज। ठीक, ओके। सेकंड आपका है कि भाई जो वो आयन बन रहा है ना, जैसे पॉजिटिव वाला आयन, तो क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें, हाँ, पॉजिटिव आयन बनना है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकले तभी तो बनेगा, तो क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की, मतलब मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, लो होनी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ionization enthalpy of electropositive element must be low। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतनी वो बाहर से थोड़ी सी एनर्जी लेगा एटम और कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन तू निकल ले, और उस इलेक्ट्रॉन को निकाल के वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अब ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो बनेगा कैसे? उतनी एनर्जी उसको मिल ही नहीं पाएगी, छोटी सी एनर्जी कहीं से भी मिल जाएगी। क्लियर? हाँ भाई, वही है ना, आपको अभी किसी ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट है जो 100-200 रुपीज की है, वो कहीं से भी मिल जाएगी, मम्मी नहीं देंगी तो दादी देंगी, वो अमाउंट कहीं से भी मिल जाएगा। अब आपको लगता है कि नहीं, मेरा तो नया वाला जो एप्पल का फोन आया वो तो फिर तो इतना आराम से थोड़ी मिलेगा, फिर तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा ना पापा को। अब भाई कुछ लोगों को मिल सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट कंपैरिजन में अगर आप 100 रुपीज और 1 लाख रुपीज की बात करें तो इजी क्या होगा? 100 रुपीज दें,
बात समझ में आई? अच्छा अच्छा, इसको रिवर्स सोचो। अगर हम बात करें एनायन वाली, नेगेटिव वाली, तो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए। ओके, इसको ऐसे लिख लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी हाई। बात समझ में आई? ये जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हमने बात की थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात की थी। तो जितनी ये ज्यादा होगी उतना चांसेस है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेगा, क्योंकि नेगेटिव है। समझ में आया? ओके, हाँ, उतनी ज्यादा इन्हें मोहब्बत होगी ना इलेक्ट्रॉन के साथ। बिल्कुल सही बात है। एक पॉइंट और लिखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है, और ये है आपका लेटिस एंथैल्पी। हाँ, ये टर्म अभी समझा रहा हूं, पहले लिख लीजिए, लेटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड मस्ट बी हाई। तो बेटा लेटिस एंथैल्पी क्या होता है, जरा सी इसको समझते हैं। जैसे आपके पास NaCl होता है, ठीक है, नॉर्मली हमें पता है कि NaCl है, बट NaCl जनरली आपको एक Na और Cl खाली ऐसे नहीं मिलेगा, ये आइसोलेटेड कंडीशन में नहीं है, ये हमेशा आपको क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा, एक ऑर्गेनाइज वे में ये अटैच होंगे। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है रॉक सॉल्ट का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ आपको, ये आपके Cl माइनस है, देखिए इसके बगल में ये Na रहा, ओके, हाँ, फिर आपका Na आया, ओ Cl आया, ठीक है, Cl माइनस आयन दिख रहे हैं, और ये सब के सब इस वे में अरेंज है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, तो यहां पर आपके बॉन्ड ये भी फॉर्म है, ये भी बॉन्ड है, ये देखिए ये बॉन्ड बने हुए हैं, क्लियर? तो इसको आप कहते हैं लेटिस, क्रिस्टल फॉर्म हो गया ये, ठीक। तो अब बात यह है कि भाई ये लेटिस एंथैल्पी क्या होती है, तो जरा सी लेटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखिएगा, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। पहले लेटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन लिख लीजिए। एनर्जी रिक्वायर्ड, energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous constituents ions। बात समझ में आई? इस स्ट्रक्चर में से आपको Na+Cl- ये जो आपके कंस्टिट्यूएंट्स गैसियस आयन, कंस्टिट्यूएंट्स आयन होंगे, इन फॉर्म में लेके आना होगा। तो थोड़ा सा समझिएगा बेटा, यहां पे आपको Na और Cl- अगर ऐसा होता तो इसको ब्रेक करना था, एक मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया, बट ऐसा नहीं होगा, यहां पे आपके पास बॉन्ड और भी हैं, आपको सारे बॉन्ड्स ब्रेक करने होंगे, जितने भी बॉन्ड्स के साथ ये अटैच है, तो ये एनर्जी डिफरेंट होगी एक खाली NaCl बॉन्ड को ब्रेक करने से। बात समझ में आ रही है? तो इसे कहा गया लेटिस एंथैल्पी। तो ये जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ज्यादा ये स्टेबल होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, कुछ याद है कोवेलेंट बॉन्ड की?
नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते थे। ठीक, तो एक साइंटिस्ट का नाम लिखिएगा बेटा, लैंगमर, LANGMUIR, लैंगमर। इन्होंने लेविस अप्रोच को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इन्होंने कहा कि भाई क्लोरीन मॉलिक्यूल का जैसे एग्जांपल लिया इन्होंने, और इन्होंने कहा कि क्लोरीन में क्या होता है, वो दोनों एटम, क्योंकि क्लोरीन के पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स, कितने करना चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो दूसरे क्लोरीन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। ठीक, तो वो बना देता है Cl2। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, तो चाहे तो आप लिख लीजिए, लैंगमर मॉडिफाइज लेविस अप्रोच। थोड़ा सा इन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन किया, और एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं फॉर क्लोरीन मॉलिक्यूल। हाँ, इसका अगर आप लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां पे भी Cl 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर? इन्होंने क्या किया, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। ठीक है, अब अगर आप देखें तो दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे पहले केस में क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, एक एक्सेप्ट कर रहा था। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। ठीक, तो आप पॉइंट्स लिखिए। नंबर 1 पॉइंट है आपका, ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, ईच बॉन्ड is formed as a result of sharing of, हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर लिख लीजिए। एक्चुअल में एक एक इलेक्ट्रॉन करके वो पेयर बना देते हैं ना, तो शेयर जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है। मैं दिखा रहा हूं आपको, ये रहा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है जो शेयर हो रहा है। ओके, इसको क्लैरिफाई और कर देते हैं। एक और पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, each combining atom contributes at least one electron to shared pair. Each combining atom contributes at least one electron to shared pair. बात समझ में आई कुछ? हाँ, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। Each combining atom contributes at least one electron to shared pair. ठीक है जी, तो कम से कम 1 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, आगे उसकी बात करेंगे अभी। ओके, फिर हमने कहा एक पॉइंट और लिख लीजिए, कंबाइनिंग एटम्स कर लीजिए, कंबाइनिंग एटम्स attain outer shell noble gas configuration. ठीक है, तो आपके पास क्लोरीन के पास कितने हो गए, 8 दोनों के पास। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप थोड़े बहुत एग्जाम्पल से चेक करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे H के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, सो H2 जो फॉर्म होगा वो क्या करेंगे, ये एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, और ये दोनों हीलियम का, अब हुआ क्या देखिए, ये इसने कहा भाई ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास, जब भी कोई आया चेक करने के लिए कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, इसने कहा ऑक्टेट तो नहीं ड्यूप्लेट है,
भाई मेरे पास इनर्ट गैस वाला है, मैं तो स्टेबल हूं। बात समझ में आ गई? ओके। दूसरे के पास पहुंचे तो उसको डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं क्योंकि शेयरिंग हो रही है। उसने कहा नहीं नहीं मेरे पास भी पूरे हैं भाई, ये लो चेक कर लो। तो मेरे पास भी पूरे हैं, शेयरिंग कर ली थी, काम पूरा हो गया। ठीक है, तो इसको जब आप डिनोट करते हैं तो आप कहते हैं H, ये आपका बॉन्ड। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? एक 1H का और एक 2H का। 1 और 2 नाम दे दिया, आप A B कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये बात समझ में आई? ओके, क्लोरीन का हम देख सकें। अच्छा, जरूरी नहीं सब सिमिलर हो, ऐसा भी हो सकता है H ने कहा मेरे पास एक, Cl ने कहा मेरे पास 7 है, तो क्या हुआ, मैं आपके साथ एक की शेयरिंग कर लूंगा। तो हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट और क्लोरीन के, अरे क्लोरीन के तो 6 होने चाहिए थे, 8 कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो दोनों एटम ने जो कंबाइन किए, कौन? H और Cl। H ने अचीव किया हीलियम का और क्लोरीन ने अचीव किया, बोलिए, आर्गन या नियॉन? ध्यान रखना, हाँ आर्गन का 17 18 हो जाएंगे ना इसके पास, नियॉन तो 10 है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब बेटा ये जो पहला बॉन्ड बनता है इसे आप कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो आपका कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी सी बात इसकी कर चुके हैं, बट ये हमारा कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो 1 सिग्मा बॉन्ड। HCl में HCl, ये बॉन्ड कैसा है? तो पहला बॉन्ड कहीं भी है कोवेलेंट बॉन्ड, वो आपका सिग्मा बॉन्ड है। फाइन। अच्छा, अब जरा देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कराते हैं, 2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कौन करेगा? अरे भाई जिसको कम से कम 2 की जरूरत हो, एक हाइड्रोजन तो जाके 2 मांगेगा नहीं, उसके पास 1 है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए तो 2 थोड़ी मांग लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन ले लेते हैं। चलिए ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने बेटा? ऑक्सीजन के पास टोटल आपने कहा 6 है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऑक्सीजन को 2 कहीं से मिल जाए। ठीक, तो चलिए ऐसा करते हैं कि एक और ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऐसे देखिए, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने शेयरिंग कर ली ऐसे करके। लेफ्ट साइड वाले ऑक्सीजन ने कहा कि मेरे पास 8 हो गए, क्लियर है? और राइट हैंड साइड वाले ने कहा, वो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं आपको, ओके, उसने कहा मेरे भी 8 हो गए, बिकॉज ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिखाएं आपको। ओके, चलिए रेड कलर से दिखाते, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई यहां पे। समझ में आ रहा है? हाँ, जरूरी नहीं आपका O2 हो बेटा, CO2 ले लो, C डबल बॉन्ड हो। अब पूरा लिविस स्ट्रक्चर मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, बट इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसमें जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा ये तो आपका होगा सिग्मा, और सेकंड बॉन्ड जो बनेगा वो होगा पाई। क्यों होते हैं ये आगे समझ में आएगा। हाँ, बट अभी हमें ये समझना है कि पहला बॉन्ड जो बना वो सिग्मा बनेगा, दूसरा पाई। तो अब यहाँ पे आपको 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा। आप किसी को भी फर्स्ट कह सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ये पता होना चाहिए एक बॉन्ड जो पहला बन रहा है वो सिग्मा है और दूसरा वाला बॉन्ड पाई। पहला जो बना वो सिग्मा, दूसरा वाला पाई। बात समझ में आई? चलिए, अच्छा 3 देख लेते हैं भाई, 3 देख लेते हैं। तो N2, हाँ जी, नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन और इसने कर लिए 3 शेयर, हो गए 8 कंप्लीट। ओके, तो एक ये आपके पास आ गया और एक ये आपके पास आ गया। ठीक है, दोनों नाइट्रोजन ने अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए। बात समझ में आई? तो यहां पर जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे N ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ये आ गए। और प्लीज ध्यान रखिएगा यहां पे आपके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक बच रहे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, अब फिर से ध्यान दें, इसमें फर्स्ट बॉन्ड जो होगा वो आपका सिग्मा होगा
और ये आपका फर्स्ट पाई और ये आपका सेकंड पाई। इसके अलावा एक सिग्मा के बाद जो भी बॉन्ड बनेंगे वो पाई होंगे। ये क्लियर है? हाँ बिल्कुल, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच। क्लियर है? हाँ, 4 बॉन्ड नहीं बनेंगे, 4 बॉन्ड नहीं बनते। वो आगे समझाएंगे कि क्यों नहीं बन पाते हैं भाई, आगे समझाएंगे, वो भी समझाएंगे कि क्यों नहीं बन पाते हैं। 3 तो बन जाएंगे, एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला बॉन्ड कौन सा है? ये बेटा सिग्मा है, ये वाला बॉन्ड सिग्मा है। इस ट्रिपल बॉन्ड में पहला बॉन्ड सिग्मा है, जहां पे भी होगा पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा। समझ में आया? और बाकी जो है आपके पास वो 2 पाई बॉन्ड। ये हमने काउंट भी किए थे जब हमने बेसिक ऑर्गेनिक वाला फर्स्ट चैप्टर देखा था। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। तो बहुत ज्यादा इस पर डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा हूं, आगे इसको करेंगे, बट सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक, वो अगर केवल एक एटम से हो, केवल एक एटम कंट्रीब्यूशन कर रहा हो, जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपीज शेयर करने, ठीक है, अब एक के पास तो कुछ भी नहीं है और एक की जेब में 100 रुपीज, उसने कहा शेयर कर लेते हैं 100, तो एक ही ने दोनों के लिए कर दिया, आगे क्या होगा? बोले 50 मेरे 50 तेरे, मिलके 100 हो गए। अब हम दोनों के थे वो एक ही के पास, ठीक, तो इसको लिख लीजिएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। So bond formation in which contribution of electron pair is made by one of them while sharing is done by both. तो इसका जो एग्जाम्पल, सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जो है वो ओजोन है बेटा, O3। O3, ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए O पहले तो O2 बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये O2 बना। समझ में आया? हाँ, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये हमने बॉन्ड बना दिया। अब क्या था, एक ऑक्सीजन, इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि है होगा बिल्कुल आइडेंटिकल, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अलग कलर से दिखा रहा हूं। इसके पास थे बेटा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रॉन थे दाता, इन्होंने कहा अरे तू मेरा भाई, तू कैसे बिना इलेक्ट्रॉन के रह सकता है ऑक्टेट पूरा किए, तो इन्होंने इसको डोनेट कर दिया। हाँ, पूरा पूरा नहीं दिया, बोला शेयरिंग करेंगे। कहानी समझ में आई? ठीक है, तो इसको जब आप दिखाते हैं तो दो तरह से, या तो आप ऐसे दिखा देंगे इसको, ठीक है। अच्छा, जरा काउंट करेंगे किसके पास कितने हैं। ये देखिए, यहां पे काउंट कीजिए भाई, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, इस बॉन्ड में 2 हैं और इस बॉन्ड में 2 हैं। बॉन्ड समझ में आ रहा है आपको? एक बॉन्ड में मैंने आपसे कहा था 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाँ, एक दूसरे का, एक अपना, एक तो अपना है ना, एक शेयर किया हुआ है। ओके, तो एक दूसरे का भी तो काउंट करोगे। ओके, 8 हो गए। अच्छा, अब इस वाले को देखो, ये 2, ये 2, अभी तो इसी के पास है ना, शेयरिंग तो कर ही रहा है। हाँ, ये 2 2 4 और 4 यहां आ गए, 8 हो गए। अच्छा जी, अब जरा उसको देखें, लास्ट वाले को। लास्ट वाले के पास 6 तो थे ही, और 2 वो दाता भाई ने दे दिए। समझ में आया? बिल्कुल। तो कई बार आप इसको ऐसे बनाते हैं, O डबल बॉन्ड O, ऐसे करके एरो दिखा देते हैं O। क्लियर है? ओके। अच्छा, एक और मेथड होता है, कई बार इसको लिखने का एक और तरीका होता है, उसको ऐसे लिख देते हैं O डबल बॉन्ड O, और इस पे दे देते हैं पॉजिटिव चार्ज, यहां बनाते हैं सिंगल बॉन्ड और यहां लिख देते हैं माइनस। हाँ, ऐसा क्यों हुआ भाई? वो इलेक्ट्रॉन जो था ना, उसने दान दे दिया,
तो जब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक अपने पास एक दे दिया, शेयरिंग की ना, तो एक उसने दे दिया, तो जब उसने एक दिया तो उसके पास कैसा चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया। बात समझ में आई? तो दो मेथड है इसको डिनोट करने के कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। आपको इस तरह से दो अप्रोच दिखेंगी, कहीं पे ऐसे बना होगा, कहीं पे ऐसा बना होगा, दोनों सेम चीज है। क्लियर? हाँ, इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे आगे बेटा, जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे वहां पे भी यूज होगा, और ये पूरे चैप्टर में तो यूज होना ही होना है। तो आज यहां पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे लिविस स्ट्रक्चर की ही। सिंपल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर आपके कैसे बनेंगे, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।